अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि चुनावी रैलियों और नेताओं के भाषण में एक चीज का जिक्र हम अक्सर सुनते रहते हैं। फला क्षेत्र में इस जाति समूह के इतने लोग हैं, उस जाति के उतने लोग। किसे मिला है चुनाव में टिकट और किसका पत्ता गया है कट, जैसे तमाम चुनावी समीकरण और गणित इसी गिनती के इर्द गिर्द होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये गिनती आई कहां से? कैसे पता चला कि किस क्षेत्र में कौन से समुदाय के लोग ज्यादा हैं और किस समुदाय के लोग कम, और कब हुई थी ये गिनती? तो आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आ गया हूं मैं सौरभ, आज की मास्टर क्लास लेकर। तो भैया खबर यह है कि बिहार में शुरू हो गई है जाति आधारित जनगणना। क्या है ये? इसमें नॉर्मल वाली जनगणना से क्या अलग है, क्यों हो रहा है ये और कैसे हो रहा है, इन सब सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। पहले बात, जनगणना क्या होती है? जनगणना यानी लोगों की गिनती। किन लोगों की गिनती? जो इस देश में रह रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनके बारे में विधिवत जानकारी इकट्ठा करना और इस जानकारी को सुरक्षित रखना। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि सरकार इस आंकड़ों के हिसाब से कानून बना सके, स्कीम्स ला सके और नए प्रोग्राम शुरू कर सके। कब होती है जनगणना? हर 10 साल पर। इसके लिए संविधान में एक कानून है बाकायदा, जनगणना अधिनियम 1948। इसी के तहत भारत सरकार की ओर से जनगणना कराई जाती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, तब भारत की आबादी 121 करोड़ थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये अब तक शुरू नहीं हो सकी है। जनगणना में क्या जानकारी मांगी जाती है, ये भी आपके मन में होगा। देश में आखिरी जनगणना हुई थी 2011 में। आपको याद है आपसे क्या जानकारी मांगी गई थी? नहीं याद होगा, चलिए हम बता देते हैं। जब जनगणना होती है तो सरकार एक फर्मा बनाती है कि लोगों से कौन कौन से जानकारी इकट्ठा करनी है। जनगणना करने वाले कर्मचारी घर घर जाकर लोगों से इन्हीं सवालों के जवाब इकट्ठा करते हैं। ये सवाल लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े होते हैं, जैसे नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की है, कौन सी बोली बोलते हैं, कौन कौन सी भाषा जानते हैं, शादी और बच्चों से जुड़ी जानकारी, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जाति आधारित जनगणना क्या है? 2011 की जनगणना में 29 तरह की जानकारी लोगों से इकट्ठा की गई थी। इसी लिस्ट में एक कॉलम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी होता है। जनगणना करने वाले कर्मचारी केवल इन्हीं 2 समुदाय से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, बाकी के बारे में नहीं। गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जाति जनगणना नहीं की है। यानी 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना में एससी और एसटी समुदाय की आबादी के बारे में तो जानकारी दी गई, लेकिन बाकी जातियों के बारे में नहीं। हालांकि इसकी मांग लंबे समय से बाकी जाति समूहों, खास तौर पर ओबीसी की ओर से हो रही है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति समूहों की क्या आबादी है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जिस पर अब बिहार सरकार ने काम शुरू कर दिया है। बिहार की जाति आधारित जनगणना कब पूरी होगी? बिहार में जाति आधारित जनगणना 7 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण की जनगणना 7 जनवरी से शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की गिनती 1 अप्रैल से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक चलेगी। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना का सारा काम 30 मई तक पूरा करने का टारगेट रखा है। आप कहेंगे ये जनगणना होगी कैसे? घर घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के कर्मचारियों की होगी। ये लोग गांव से लेकर जिला स्तर तक के आंकड़े इकट्ठा करेंगे। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, घर के मुखिया और परिवार के सदस्यों के नाम नोट किए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में घर घर जाकर लोगों से उनकी जाति, उपजाति और धर्म की जानकारी मांगी जाएगी। अलग अलग विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को ये काम दिया गया है। जीविका दीदी और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इस काम में लगाया गया है। जिले का जिलाधिकारी जाति आधारित जनगणना पूरा कराने के लिए नोडल अधिकारी होगा। अब आपको कब होगा, कैसे होगा, इस प्लान तो समझा दिया। अब सवाल ये आता है कि खर्चा कितना आएगा भैया इसमें? इसका जवाब है 500 करोड़। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना में आने वाले खर्च का अनुमान 500 करोड़ रुपए का लगाया है। ये अनुमानित है, यानी इस खर्च में घटोतरी और बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल कि क्या पहले किसी राज्य ने जाति जनगणना कराई है? जवाब है हाँ। कर्नाटक राज्य में जाति जनगणना हो चुकी है।
2015 में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाई थी, लेकिन इसका डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। खैर, जाति आधारित जनगणना की मांग क्यों हो रही है? हम अक्सर खबरों में ये पढ़ते हैं कि 1931 की जनगणना के डेटा के मुताबिक फला क्षेत्र में फला समुदाय की इतनी आबादी है। इसकी वजह यह है कि आज़ादी के पहले तक देश में जनगणना के दौरान जाति आधारित डेटा भी इकट्ठा किया जाता था। 1941 तक ये सिलसिला चला। 1941 में डेटा इकट्ठा तो किया गया, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। इसकी वजह तब के जनगणना कमिश्नर M.W. ईट्स ने बताई थी कि पूरे देश की जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई थी। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया था, यानी हमारे पास आखिरी उपलब्ध आंकड़ा 1931 का है। यही वजह है कि जाति आधारित आबादी के आंकड़ों में 1931 की गणना का रेफरेंस दिया जाता है। 1931 के इसी डेटा के आधार पर वीपी मंडल की अध्यक्षता वाले मंडल आयोग ने ज़्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। आयोग ने कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी और सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की सिफारिश को लागू कर दिया। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ था, देश भर में प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 लागू किया। इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया था। सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों मसलन यूनिवर्सिटी, IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेजेस में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू भी हुआ। अब चलते हैं साल 2010 की ओर। 2010 में जाति आधारित जनगणना की मांग उठी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे ओबीसी नेताओं ने जोर शोर से इसकी मांग उठाई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार इससे पक्ष में नहीं थी, लेकिन गठबंधन की सरकार थी तो सरकार को मांग माननी पड़ी। इस जनगणना को नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 4800 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने जनगणना करवाई। जिले वाइज पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया। कई सालों तक इस डेटा की बात नहीं हुई। मोदी सरकार में इस डेटा पर फिर सुगबुगाहट शुरू हुई। जाति जनगणना के डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। कुल मिलाकर डेटा अब तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये जाति आधारित जनगणना की मांग क्यों हो रही है और इसकी जरूरत क्या है, समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की। सुनिए। देखिए, ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है। सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्यों जरूरी नहीं है। जब तमाम चीजें हम जनगणना में पूछते हैं और सिर्फ एक जाति ही नहीं पूछते, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है अगर ये जाति पूछ ली जाए तो। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए जाति पूछी जाती है। जो गैर दलित, गैर आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनकी जाति नहीं पूछी जाती। तो मुझे लगता है एक सवाल और पूछने में कि आप किस समुदाय से हैं, किस जाति से हैं या आपकी जाति क्या है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जाति आधारित जनगणना पर सरकार का क्या रुख है? जुलाई 2021 में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा गया था। सवाल था कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। सरकार का लिखित जवाब आया। कहा कि सिर्फ SC ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि बीजेपी अब विपक्ष में थी, तब इसके नेता जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में है तो फिर इससे पीछे क्यों हट रही है। आखिर सत्ता में आने के बाद पार्टियां जाति आधारित जनगणना से आनाकानी क्यों करती हैं? मुझे लगता है कि कई बार इस बात का भय रहता है कि कुछ मुद्दे जो अभी जमीन जो दबे हुए हैं, जिन पर बहुत बड़ी राजनीति नहीं हो रही है, शायद ये अगर मुद्दे आ गए सामने तो राजनीति एक नई करवट ले सकती है। अगर आज की आप राजनीति को देखें तो क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति तो ओबीसी समुदाय के वोटरों को एक तरह से मोबिलाइज करने पे लगी है। लेकिन अगर आप बीजेपी की राजनीति देखें, जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 के बाद, उनके वोटरों के गोलबंद करने का हथियार जातीय गोलबंदी नहीं है। वो तमाम नए मुद्दों को, बड़े मुद्दों को लाकर
वोटरों को अपनी ओर मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। वो नेशनलिज्म के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा है। तो मुझे लगता है बीजेपी को इस बात का भय है कि अगर जातीय जनगणना हुई और इस बात के ऊपर कुछ डिस्प्यूट हुआ, जो एक डिस्प्यूट थोड़ा रहता है, ओबीसी समुदाय के कितने परसेंट लोग हैं और 27% रिजर्वेशन उनको क्यों दिया गया, क्या उनकी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तमाम तरह के डिस्कशन डिबेट चलते रहते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अगर जनगणना हुई जाति आधारित और ये आंकड़े सामने निकल के आए, इस पर राजनीति होगी और उनके मुद्दे जितने प्रभावी आज दिखाई पड़ते हैं शायद उतने प्रभावी नहीं दिखाई पड़े। वापस आते हैं बिहार पर। अब ये भी समझ लेते हैं कि बिहार में जो जाति जनगणना हो रही है उससे भविष्य में क्या चीजें बदलेंगी, और अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार की जनगणना को मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा। अगर ये जातीय जनगणना हुई और इस बात का पता चला कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं, कितनी हिस्सेदारी है समाज में, उसके हिसाब से ये जो तमाम रिजर्वेशन की पॉलिसी है स्टेट बेस्ड, उसको एक तरह से फाइन ट्यून किया जा सकता है। ये भी अगर उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आंकड़े सामने आए और ये देखने को मिला कि वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से या तो बहुत पिछड़े हैं, तब सरकार उनके लिए कुछ योजनाएं ला सकती है। योजनाओं का मतलब ये नहीं कि आपको आरक्षण ही लाना है, योजनाएं तमाम तरह के हो सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कुछ, उनको एडमिशन में सुविधाएं देना, कुछ फेलोशिप देना, ये तमाम तरह की चीजें लाई जा सकती हैं। अगर ये पता चला कि ओबीसी समुदाय के लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से काफी उन्नत हो गए हैं, तो भी ये सरकार ये पहल कर सकती है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जिसका फायदा आज बड़े तबके में लोग उठा रहे हैं ओबीसी समुदाय के, उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है। सेंसस सिर्फ केंद्र सरकार कराती है, सेंसस ऑफ इंडिया जो हर 10 साल में होता है, 2001, 2011 और अब 2021 में होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। अगर राज्य सरकार ये कहे मैं सेंसस करा रहा हूं, तो उसमें शायद कानूनी अड़चन केंद्र सरकार ला सकती है, कह सकती है सेंसस कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, सेंसस ऑफ इंडिया को है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन अगर राज्य सरकार ये कहे कि हम खास समुदाय के लोगों की गिनती और उनका सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी गिनती की जा रही है, मुझे लगता है कानूनी तौर पर केंद्र सरकार के पास ये पावर्स नहीं होंगे कि राज्य सरकार को रोका जा सके। उन्हें ये बताना होगा, हो सकता है कुछ सवाल जवाब किए जा सकते हैं। राज्य सरकार अगर ये बात स्पष्ट कर सके कि इस एक खास समुदाय के लोगों की गिनती और उनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर क्या है, जिसका पॉलिसी में इनपुट्स किया जा सकता है, जिससे हम पॉलिसी को फाइन ट्यून करेंगे, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की इस पहल पर रोक नहीं लगा सकती। तो ये थी आज की मास्टर क्लास। आपके पास भी कोई सुझाव हो टॉपिक को लेकर तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी ये मास्टर क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके लिए ये लिखा था हमारे साथी गौरव ने। शुक्रिया, शुभ रात्रि।